हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के जीव विज्ञान के यानी कि बायोलॉजी की 6th चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि टिश्यूज यानी कि उत्तक। तो हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कवर किया था। आज है हमारा इसका सेकंड पार्ट यानी कि भाग 2। चलिए, जो कि है अध्याय 6 एनसीईआरटी का उत्तक, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं टिश्यूज। तो नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। प्रस्तुति। आज का जो ये लेक्चर है उस लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर का। आज हम कवर करेंगे पौधों और जंतुओं में उत्तकों की संरचनात्मक और क्रियात्मक भिन्नताएं। उसके बाद हम देखेंगे वृद्धि के प्रतिरूप और अंग तंत्रों में संगठनात्मक अंतर, ठीक है, क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उत्तक क्या है और बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है, जो कि हम इस पार्ट में, इसके पहले वाले पार्ट में जो कवर किए थे उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पौधों और जंतुओं में उत्तकों की संरचनात्मक और क्रियात्मक भिन्नताएं। सबसे पहला आता है परिचय। देखिए, क्या पौधे और जंतु एक जैसे उत्तकों से बने होते हैं? ये कुछ प्रश्न उठते हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या दोनों में संरचना और कार्य समान होते हैं? तो आइए हम इन प्रश्नों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलना करें। तो यहाँ पर आप समझिए, ये जो भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, तो आप सोचिए कि क्या पौधे और जानवर बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं? दोनों ही जीवधारी हैं, पर क्या उनके शरीर की बनावट और कार्य करने का तरीका भी एक जैसा हो सकता है? नहीं होता है एक जैसा। पौधे आमतौर पर एक जगह ही टिके रहते हैं, जबकि जानवर सक्रिय रहते हैं। इसलिए इनके शरीर में मौजूद कोशिकाएं और उत्तक भी अलग तरीके से विकसित हुए हैं, ताकि ये अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो हम इस अध्याय में यही समझेंगे कि पौधों और जानवरों में उत्तकों का अंतर क्या है, उनकी संरचना कैसे होती है और उनका कार्य क्या है। चलिए, सबसे पहला आता है पौधे और जंतुओं में मुख्य अंतर। तो यहाँ पे कुछ मुख्य अंतर है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। किसी भी चीज़ का आप डिफरेंसेस लिखते हैं, ठीक है, अंतर आप कुछ करते हैं, तो उसके पहले आपको एक विषय देना रहता है कि आप किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्या कैरेक्टर्स देना रहता है। तो यहाँ पर पहला विषय है गति, मूवमेंट। मूवमेंट किस प्रकार होता है पौधों में और जंतु में? तो पौधे स्थिर होते हैं और स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, और जंतु गतिशील होते हैं और स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है उत्तक का प्रकार। सहारा देने वाले उत्तक अधिक होते हैं, ठीक है, ये पौधे में होता है, लेकिन जंतु में कार्य करने वाले उत्तक अधिक होते हैं। फिर हम यदि बात करें कोशिकाओं की प्रकृति के बारे में, तो कोशिकाएं प्रायः मृत होती है पौधे में, और जंतु में कोशिकाएं अधिकांशतः जीवित होती है। फिर हम बात करें ऊर्जा की आवश्यकता, तो ऊर्जा की आवश्यकता बहुत कम होती है पौधे में, और ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है जंतु में, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं वृद्धि का स्थान। तो वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, जैसे कि हो गया जड़, शीर्ष, तना शीर्ष, ठीक है, लेकिन जंतु में वृद्धि पूरे शरीर में एक समान रूप से होती है। फिर अंगों की जटिलता के बारे में बात करें, तो पौधे में अंगों का संगठन सरल और सीमित होता है, और जंतु की बात करें तो अंगों का संगठन जटिल और विशिष्ट होता है। फिर देखिए प्रतिक्रिया की क्षमता क्या होती है। तो पौधे में प्रतिक्रिया धीमी और कम स्पष्ट होती है, और जंतु में प्रतिक्रिया तेज और स्पष्ट होती है। पोषण की विधि के बारे में बात करें तो पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जंतु परपोषी होते हैं, यानी कि अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब यहाँ हम एक सीधी तुलना कर रहे हैं। पौधे स्थिर रहते हैं, इसलिए उन्हें कठोरता और सहारे की जरूरत होती है, जैसे कि कोई खंभा किसी छत को सहारा देता है, इसलिए उनके उत्तक जो होते हैं वो सहारा देने वाले होते हैं और अधिकतर मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं जंतु की, तो जंतु गतिशील होते हैं, हर समय हिलते डुलते रहते हैं, इसलिए उनके उत्तकों को सक्रिय होना पड़ता है। जैसे मांसपेशियां काम करती हैं, उनकी कोशिकाएं ज़्यादातर जीवित होती हैं ताकि वे हर समय कार्य कर सके, ठीक है। अब आगे आते हैं पौधों की गतिहीनता और उसकी आवश्यकता। पौधे स्वयं चल फिर नहीं सकते, सूर्य की ओर मुड़ने जैसी आंतरिक क्रियाएं होती है, परंतु स्थानांतरण नहीं करते हैं, ठीक है, मूवमेंट जो होता है वो नहीं होता है। उन्हें सीधा खड़ा रहना होता है, अतः सहारा देने वाले उत्तकों की आवश्यकता होती है। तो ये पौधों की जो गतिहीनता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया, तो ये वही है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा मूव नहीं करना रहता है, ठीक है, तो इसीलिए इनमें ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, इनमें यहाँ पर लिखा हुआ है सहारा देने वाले उत्तक की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो पौधे होते हैं वो अपनी जगह पर टिके रहते हैं, ठीक है, वो चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं। हाँ, वो धीमी जो होता है, धीमी क्रिया जैसे कि सूर्य की ओर झुकना, ये सब करते हैं, लेकिन ये बाहरी गति नहीं है।
चूँकि वो हिलते नहीं हैं, इसलिए उन्हें अपने शरीर को सीधा रखने के लिए मजबूत सहारे की ज़रूरत होती है। यह सहारा उत्तकों से आता है जो उनके तने और शाखाओं को मजबूती देते हैं ताकि वो ना झुके। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधों में सहारा देने वाले उत्तक, उदाहरण में ले सकते हैं स्क्लेरन कायमा, कॉलन कायमा, इसके बारे में आगे आप पढ़िएगा। ये उत्तक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। मृत कोशिकाएं कठोर और मजबूत होती हैं जिससे कि स्थायित्व मिलता है। यहाँ पर समझिए, यानी कि अब सवाल उठता है कि पौधों को यह मजबूती कौन देता है। तो उत्तर है स्क्लेरन कायमा और कॉलन कायमा जैसे उत्तक। ये उत्तक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। आप सोचिए, एक लकड़ी जितनी मजबूत होती है वैसे ही ये उत्तक पौधे को कड़ा और टिकाऊ बनाते हैं। मृत कोशिकाएं ऊर्जा खर्च नहीं करती है लेकिन ताकत देती है, इसीलिए पौधों के लिए यह लाभदायक है। चलिए आगे आते हैं। जंतुओं की सक्रियता और गतिशीलता। जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर घूमते हैं। विभिन्न अंग तंत्र चलते फिरते रहने के लिए आवश्यक होते हैं। जितने भी विभिन्न अंग तंत्र हैं चलते फिरते रहने के लिए आवश्यक होते हैं। ये सक्रियता अधिक ऊर्जा की मांग करती है। ये जो एक्टिविटी है, सक्रियता है, वो क्या करता है, ऊर्जा की मांग करता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है इसमें। जानवर जो होता है वो हर समय किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं, खाना ढूंढना, भागना, उड़ना, तैरना, इन सभी में। इस सब के लिए उनके शरीर में विभिन्न अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि हो गया पाचन तंत्र, जैसे हो गया तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र आदि। तो इन सभी को लगातार कार्य करना पड़ता है जिसके लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे आते हैं। जंतुओं में उत्तक की प्रकृति। जैसे आप पौधों में उत्तक के बारे में जाना, कुछ उदाहरण आपने देखे स्क्लेरन कायमा, कॉलन कायमा, उसी तरह जंतुओं में क्या है, जंतुओं के उत्तक अधिकांश जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं क्योंकि उन्हें सक्रियता की ज़रूरत होती है। उदाहरण में आप ले सकते हैं मांसपेशीय उत्तक यानी मसल टिश्यू, तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू। ये उत्तक शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक कार्य करते हैं। तो यहाँ पर समझिए, ये जो भी जंतुओं में जो उत्तक की प्रकृति होती है, चूँकि जानवर लगातार सक्रिय रहते हैं इसलिए उनके उत्तक भी एक्टिव होते हैं। उनके उत्तकों में जीवित कोशिकाएं होती है, जैसे कि हो गया मांसपेशियां जो सिकुड़ती और फैलती है, और तंत्रिकाएं जो संदेश भेजती हैं। हर उत्तक का एक विशिष्ट कार्य होता है और ये सब मिलकर शरीर को संचालित करते हैं। आगे आते हैं, ऊर्जा आवश्यकता में अंतर क्या है। तो किस प्रकार से ऊर्जा आवश्यकता होती है, आवश्यक होती है पौधों में और जंतु में। तो यहाँ पर अंतर दिया गया है। क्रियाएं यानी कि ऊर्जा उपयोग की बात करें तो पौधों में न्यूनतम कम ऊर्जा का उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा मिलता है। जंतु की बात करें तो इसमें ऊर्जा उपयोग अधिक होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, और भोजन खोजने व गति के लिए होता है। फिर हम बात करें उत्तक संरचना की, तो पौधे में स्थायित्व हेतु बने, ठीक है, और जंतु में कार्यशीलता हेतु बने होते हैं ये जो उत्तक होते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, ये जो भी आप उत्तक ऊर्जा आवश्यकता में अंतर देख रहे हैं, तो पौधे अधिक ऊर्जा खुद नहीं खर्च करते क्योंकि वो एक ही जगह पर रहते हैं और सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसलिए उनके उत्तक स्थायित्व पर ध्यान देते हैं। वहीं जंतु हमेशा गतिशील रहते हैं, खाने की तलाश, भागने की ज़रूरत, इन सब में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, इसीलिए उनके उत्तक अधिक सक्रिय और कार्यक्षम होते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं की प्रकृति में भिन्नता। पौधों की कोशिकाएं मजबूत यानी कि मजबूत सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसे हम बोलते हैं, उनसे युक्त होती है। जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, एनिमल टिश्यू की यदि बात करें तो। पौधों में बड़ी रिक्तिकाएं होती है, वैक्यूल्स होते हैं, और जंतुओं में छोटी होती है। पौधों में एक क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन जंतुओं में नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। उनकी जो प्रकृति होती है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। पौधों की कोशिकाओं में एक कठोर दीवार जिसे सेल वॉल बोलते हैं वो होता है, जो उन्हें आकार देती है और सुरक्षा भी देती है। वहीं जानवरों की बात करें तो उनकी कोशिकाओं में ये नहीं होता है, उनके सेल में ये नहीं होता है, जिससे कि वो अधिक लचीली और गतिशील बनती है। और पौधों में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होते हैं जो पानी और पोषण संग्रह करती है, जबकि जानवरों में ये छोटी होती है। और पौधे जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट रखते हैं जिससे कि वो भोजन बना सकते हैं, बट जानवर क्या होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो भोजन लेते हैं, ठीक है, उन्हें भोजन बनाना नहीं पड़ता है। आगे आते हैं। निष्कर्ष, मुख्य अंतर क्या है। पौधों के उत्तक सहारा देने वाले होते हैं, मृत कोशिकाएं से बने होते हैं, कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जंतुओं के उत्तक कार्यशील होते हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, उच्च ऊर्जा का उपयोग करते हैं। संरचना और कार्य दोनों में स्पष्ट भिन्नता है। तो अब हम एक निष्कर्ष यहाँ से निकाल सकते हैं कि पौधों के उत्तक स्थिर रहने के लिए बनाए गए हैं, कठोर और मृत कोशिकाओं वाले। जंतुओं के उत्तक कार्यशील, जीवित और गतिशील होते हैं।
इसलिए इन दोनों की संरचना और कार्य में मूलभूत अंतर होता है जो इनकी जीवन शैली के अनुरूप है। ठीक है, अब आते हैं आज के सेकंड पार्ट में, वृद्धि के प्रतिरूप और अंग तंत्रों में संगठनात्मक अंतर। पहला है पौधों में वृद्धि का प्रतिरूप। पौधों में वृद्धि केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में होती है। ये क्षेत्र मुख्यतः जड़ और तने की चोटी पर होते हैं। ये क्षेत्र जीवन भर वृद्धि करते हैं। तो समझिए, पौधे की जो पूरी लंबाई एक साथ नहीं बढ़ती है, सिर्फ कुछ विशेष हिस्सों में, जैसे कि हो गया जड़, जैसे हो गया तना, तने की जो चोटी होती है, ठीक है, टॉप टिप जो जिसे हम बोलते हैं, उनमें कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती है। यही भाग जो होता है वो ग्रोथ जोन कहलाता है। कहाँ? हाँ, यही जो भाग होता है वो ग्रोथ जोन कहलाता है और जीवन भर कार्य करते हैं। आगे आते हैं विभज्योतक। ठीक है, विभज्योतक जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे बोलते हैं। ये उत्तक निरंतर विभाजित होते रहते हैं, केवल पौधों में कुछ भागों में ही पाए जाते हैं। ये नई कोशिकाएं बनाकर वृद्धि में सहायता करते हैं। ठीक है, ग्रोथ में ये उत्तक हमेशा सक्रिय रहते हैं, हर समय नई कोशिकाएं बनाए रहते हैं। यही उत्तक पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये केवल जड़ और तने की नोक जैसी जगहों पर पाए जाते हैं और हम इन्हें निर्माता उत्तक कह सकते हैं। आगे देखते हैं स्थायी उत्तक के बारे में, यानी कि परमानेंट टिश्यू। जब विभज्य उत्तक की कोशिकाएं विभाजन बंद कर देती है, डिफ्रेंशिएट करना बंद हो जाता है, तो ये परमानेंट टिश्यू बन जाता है, स्थायी उत्तक बन जाता है। स्थायी उत्तक विशिष्ट कार्यों जैसे कि हो गया परिवहन, सहारा या संग्रहण में सहायक होते हैं। उदाहरण में आप ले सकते हैं जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, पेरेन्काइमा हो गया। तो ये जो परमानेंट टिश्यू है, स्थायी उत्तक है, तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उनकी कोशिकाएं अब और विभाजित नहीं होती हैं, तब वो एक खास काम के लिए बदल जाती हैं। ये नए उत्तक या तो पानी पहुंचाते हैं, जो कि जाइलम ये काम करता है, या फिर भोजन पहुंचाते हैं, जो कि फ्लोएम काम करता है, या फिर पोषण जमा करते हैं, पेरेन्काइमा। तो इन उत्तकों का काम होता है स्थायित्व और कार्य, या तो संग्रहण करना या फिर कुछ कार्य करना। आगे आते हैं पादप उत्तक का वर्गीकरण। इसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है? दो भाग में किया गया है, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। विशेषता है मेरिस्टेमेटिक का, वृद्धि के लिए ये जिम्मेदार होते हैं, और स्थायी जो होते हैं, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, वो कार्य करने में विशिष्ट विभाज्य नहीं होते। ठीक है, कार्य करने में तो विशिष्ट होते हैं लेकिन विभाज्य यानी कि डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। आगे आते हैं जंतुओं में वृद्धि का प्रतिरूप। जंतुओं में वृद्धि पूरे शरीर में होती है, केवल किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं होती है। कोशिकाएं एक रूप तरीके से विभाजित होकर शरीर का आकार बढ़ाती हैं। विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो जंतुओं में वृद्धि का प्रतिरूप है, तो जंतुओं की तरह कोई एक ग्रोथ जोन नहीं होता है। ठीक है, जिस तरह आप पौधों में देखते हैं, उनके पूरे शरीर में कोशिकाएं विभाजित होती हैं और शरीर का आकार बढ़ता है, इसलिए उनकी वृद्धि अधिक समांतर और एक रूप होती है। आगे है अंगों और अंग तंत्रों की विशिष्टता क्या होती है एनिमल्स। जंतुओं में अंग और अंग तंत्र बहुत अधिक विशिष्ट होते हैं। हर अंग का निश्चित कार्य होता है, जैसे कि हो गया पाचन, श्वसन, परिसंचरण इत्यादि। सभी अंग तंत्र मिलकर समन्वित रूप से कार्य करते हैं। तो ये जो अंग तंत्र की जो विशिष्टता है, जानवरों के शरीर में हर अंग जो होता है उसका अपना काम होता है, जैसे कि दिल रक्त पंप करता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, फेफड़े सांस लेते हैं। इन अंगों को मिलाकर बनते हैं अंग तंत्र, जो मिलकर शरीर को चलाते हैं। यह सब एक टीम की तरह काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल कोऑर्डिनेट होकर। आगे आते हैं पौधों में अंगों की बनावट। पौधों के अंग जैसे कि हो गया पत्ती, तना, जड़ आदि अपेक्षाकृत सरल होते हैं। इनमें अंग तंत्र नहीं होता है, बल्कि उत्तकों का संगठन होता है। कार्य अधिकतर उत्तक स्तर पर ही होता है, यानी कि टिश्यू लेवल पर ही होता है। यानी कि पौधों के अंगों की बनावट सरल होती है, उनमें कोई विशेष अंग तंत्र नहीं होते हैं। तना हो गया, पत्ती हो गया, जड़ हो गया, तो इन जैसे हिस्सों में उत्तकों का समूह ही कार्य करता है। अधिकतर कार्य उत्तक स्तर पर ही पूरे हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जीवन यापन की संरचनात्मक अनुकूलन, यानी कि एडेप्टेशंस क्या है। पौधे की बात करें तो स्थिर जीवन शैली के अनुसार शरीर संरचना सरल होती है, और जंतु की बात करें तो गतिशील जीवन शैली के अनुसार अंगतंत्र अधिक जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। उत्तक स्तर पर कार्य करते हैं पौधे, लेकिन जंतु अंग तंत्र स्तर पर काम करते हैं। पौधे की बात करें तो ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, जंतु की बात करें तो ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। देखिए, पौधे चूंकि अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, इसलिए उनका शरीर रचना सरल होती है और उत्तक स्तर पर कार्य होता है। वहीं जंतु गतिशील होते हैं, इसलिए अंग तंत्र अधिक जटिल और कार्यकारी होते हैं। उन्हें अधिक ऊर्जा चाहिए होती है, जबकि पौधे कम में भी काम चला सकते हैं। अब आता है निष्कर्ष। पौधों और जंतुओं में वृद्धि और कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। यह अंतर उनके जीवन शैली, पोषण और पर्यावरणीय अनुकूलन से जुड़ा है। पौधों में उत्तक आधारित संगठन
प्रमुख होता है, जबकि जंतुओं में अंग तंत्र आधारित होता है। तो हमने देखा कि पौधे और जंतु अलग अलग तरीकों से जीवित रहते हैं। उनकी वृद्धि, कार्य प्रणाली और संरचना सब अलग है। पौधों और उत्तक आधारित संगठन प्रमुख होता है, जबकि जंतुओं में अंग तंत्र आधारित होता है। यह सब उनकी जीवन शैली, ऊर्जा, आवश्यकता और पर्यावरणीय अनुकूलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का उत्तक क्या है, और दूसरा प्रश्न है बहुकोशिक जीव में उत्तकों का क्या उपयोग है। तो एक बार देख लेते हैं उत्तक क्या है। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती हैं, इन्हें उत्तक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है बहुकोशिकीय जीव में उत्तकों का क्या उपयोग है। तो बहुत से उपयोग है। पहला उपयोग है शरीर में कार्य विभाजन सुनिश्चित करना, दूसरा है ऊर्जा की बचत करना, तीसरा है दक्षता बढ़ाना, एफिशिएंसी जिसे हम बोलते हैं, चौथा है विभिन्न कार्यों के लिए विशेषीकृत संरचनाएं बनाना, जैसे कि हो गया मांसपेशियां, तंत्रिका, वाहिकाएं आदि। तो ये थे दोनों प्रश्न। संक्षेपण में आते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने भूमिका और प्रारंभिक तुलना देखी, फिर गतिहीनता बनाम सक्रियता देखी, फिर कोशिकीय स्तर पर अंतर हमने पढ़ा, फिर पौधों में वृद्धि की विशेषताएं और उसका स्थान देखा। उसके बाद हमने पादप उत्तकों का वर्गीकरण और कार्य के बारे में समझा। फिर जंतुओं की वृद्धि और कोशिका जो संगठन होती है वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने अंगों और अंग तंत्रों में पौधों और जंतुओं का अंतर देखा। फिर हमने 2 इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस किए। चलिए ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।